थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, मैंने रिसर्च पर भी वीडियो शूट किया और कई जो क्लास में टॉपिक नहीं हुए थे वो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया। फिर मैंने कम्युनिकेशन पर भी वीडियो शूट किया और उसमें भी उन तथ्यों से आपको परिचित कराया जहां से प्रश्न बनते हैं और उस पर आप आगे प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आप लोगों की लगातार डिमांड चल रही थी कि सर लॉजिक का एक लॉजिक पर भी वीडियो बन जानी चाहिए, क्योंकि जो तर्कशास्त्र है, तर्क युक्ति है, उससे आप देखते हैं 5 क्वेश्चन बनते हैं जिसमें मित्रों 2 तरह के सेक्शन उसमें बनते हैं। एक को हम भारतीय तर्कशास्त्र कहते हैं, एक को हम पाश्चात्य तर्कशास्त्र कहते हैं। तो वहाँ आप देखोगे बिल्कुल दोनों सिलेबस में आपके रखे गए हैं। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में भारतीय तर्कशास्त्र भी रखा गया है, पाश्चात्य तर्कशास्त्र भी रखा गया है। भारतीय तर्कशास्त्र को आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाश्चात्य तर्कशास्त्र तो लगभग रीजनिंग से संबंधित रहता है। वहाँ तो आपको जैसे हम समझाएंगे तुरंत कवर करेंगे, लेकिन आज हम भारतीय तर्कशास्त्र आपको समझाएंगे। मित्रों, बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और जैसा कि आप जानते हैं मैं खुद इस विषय में JRF हूँ, फिलॉसफी से भी हूँ, तो इसलिए फिलॉसफी के एक एक बारीक पहलू से हम परिचित हैं। और जहाँ से भी जो भी दिक्कतें आपको आएंगी दर्शन शास्त्र में, तर्क शास्त्र में खुलकर आप पूछिएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिलॉसफी में खुली चुनौती रहती है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में है, वैसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में दर्शन शास्त्र भी एकदम एक एक पहलू हम लोगों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा बड़ा प्रिय, बड़ा लोकप्रिय सब्जेक्ट था मेरे लिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था और पूरा कंपटीशन ये फिलॉसफी के माध्यम से मैंने दिया है। तो इसलिए आज हम आपको एक एक बारीक बारीक चीज़ों को समझाएंगे, लेकिन बहुत डिटेल में न जाते हुए, क्योंकि आपको तर्कशास्त्र तक सीमित रहना है। हम उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। अन्यथा जब क्लास में हम डिस्कशन करेंगे तो हफ्तों इस पर क्लास लेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, लेकिन यहाँ चूँकि समय प्रबंधन ध्यान में रखते हुए मुझे चलना है, इसलिए आपको उन्हीं तथ्यों से परिचित कराएंगे जो एक कैप्सूल की तरह से आपके लिए काम करें। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो, दर्शन ज्ञान की एक विशेष प्रकार की विधा है। आप कह सकते हो जिसमें विज्ञान नहीं था, जिस समय आप देखते हो विज्ञान की सत्ता नहीं थी, उस समय दर्शन की सत्ता थी। विज्ञान दर्शन द्वारा उपलब्ध कराए गए विषय सामग्री पर ही शोध करता है। दर्शन एक प्रकार की पृष्ठभूमि देता है साइंस के लिए, क्योंकि हम कोई बैकग्राउंड पहले पाते हैं तभी शोध करते हैं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, जहाँ पर विज्ञान अपने हाथ ऊपर खड़ा कर देता है, विज्ञान कहता है कि अब मेरे ज्ञान की सीमा खत्म हो गई, अब आगे मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दर्शन कहता है कि मेरी अंगुली पकड़ो, मैं आगे की दुनिया आपको दिखाऊंगा। कहने का मतलब है, ये तो मैंने लाक्षणिक अर्थ में शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इसका मतलब ये होता है जहां विज्ञान की सीमा खत्म हो जाती है, कहने का मतलब है जहां विज्ञान अपने को अक्षम पाता है, आगे उसको नहीं दिखाई देता, उसके बाद दर्शन की शुरुआत हो जाती है। कहने का मतलब होता है दर्शन उन बिंदुओं का भी ज्ञान कराने में सक्षम है जहां तक साइंस की पहुंच नहीं है। तो इसलिए मित्रों ध्यान से समझिएगा, जो दर्शन है यह सबसे प्राचीन विधा है, चिंतन की सबसे प्राचीन विधा है, जो विज्ञान के लिए पृष्ठभूमि का काम करती है। दर्शन शब्द को अंग्रेजी में हम लोग फिलॉसॉफी कहते हैं। ध्यान देना मित्रों, फिलॉसॉफी, तो ये जो फिलॉसॉफी है यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है फिलॉस, दूसरा है सोफिया। ध्यान रखिएगा मित्रों, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम। अगर आपको याद करना हो, भूल जा रहे हो, जैसे मान लीजिए फिलॉसोफिया है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलॉस है, दूसरा सोफिया है। फिलॉस मीन्स होता है प्रेम, सोफिया मीन्स होता है ज्ञान। तो अगर आपको ऐसा भूल जाता हो कि कभी ज्ञान इधर कर दो, कभी प्रेम उधर कर दो, तो फिलास को आप विलास से जोड़ लीजिएगा मित्रों। है नहीं, ये मैं याद करने की स्किल आपको बता रहा हूं कि जैसे होता है फिलास,
आप अपने मन में रख लीजिए विलास, मतलब प्रेम, खुशनुमा माहौल। आप ऐसा सोच लीजिए, विलास को विलास के रूप में आप ध्यान में रख लेंगे तो याद करने में आपको आसानी होगी। जबकि विलास का अर्थ विलास में नहीं है, लेकिन विलास शब्द अगर हम ध्यान में रखे रहेंगे तो जैसे विलास आएगा तुरंत प्रेम शब्द को हम टिक मार लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये जो फिलास है, फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका मतलब हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। ध्यान से समझना, फिलॉसोफिया का मतलब हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थात पाश्चात्य चिंतकों ने, जो पाश्चात्य दार्शनिक थे, उन्होंने दर्शन को मित्रों ज्ञान की पिपासा को शांत करने की प्रक्रिया के रूप में अडॉप्ट किया है। उन्होंने दर्शन को मानसिक मनोरंजन के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने दर्शन को मानसिक अभ्यास के रूप में स्वीकार किया है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो फिलॉसफी है, आप देख रहे हो कि इसमें जो फिलॉसफी है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक फिलास है, दूसरा सोफिया है। फिलास मीन्स होता है प्रेम, सोफिया मीन्स होता है ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थात फिलॉसफी का अर्थ हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। और यह जो फिलॉसफी है ये पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा दिया गया शब्द है। तो मैंने आपको बताया कि जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं उन्होंने फिलॉसफी को ज्ञान के प्रति प्रेम के रूप में देखा। उन्होंने फिलॉसफी को ज्ञान की पिपासा शांत करने की विधा के रूप में देखा। उन्होंने फिलॉसफी को मानसिक व्यायाम के रूप में स्वीकार किया। अर्थात वो दर्शन को केवल ज्ञान मीमांसा के रूप में मानते रहे और किसी तथ्य की तरफ वो चलने की ज्यादा कोशिश नहीं किए। तो कहने का मतलब हो गया फिलॉसफी का अर्थ है ज्ञान, तो आता है ज्ञान के प्रति प्रेम। आप देखते हो इसका अर्थ हो गया ज्ञान के प्रति प्रेम। और कहां से मिला? फिलॉस मीन्स होता है प्रेम, सोफिया मीन्स होता है ज्ञान। तो ज्ञान के प्रति प्रेम जिसको हम कहते हैं फिलॉसफी। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, वहां पर शुरू से दरअसल उनका नेचर ही है ज्ञान की भूख शांत करना, उनका नेचर ही अधिक से अधिक ज्ञान को प्राप्त करना, उनका नेचर ही अधिक से अधिक मानसिक वर्क करना। इसीलिए पाश्चात्य दार्शनिकों ने फिलॉसफी को ज्ञान के प्रति प्रेम के रूप में परिभाषित किया है। जबकि भारतीय दार्शनिक, चूंकि आप देखते हैं भारत में आध्यात्मिकता की प्रबलता है, इसलिए भारतीय जो दार्शनिक हैं उन्होंने दर्शन शब्द का उल्लेख किया है। फिलॉसफी को हम लोग हिंदी में दर्शन शब्द कहते हैं, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र जो है दृश्य धातु से मिलकर बना है। कहने का मतलब होता है ये जो फिलॉसफी है जिसको हम लोग दर्शन शास्त्र में कहते हैं, हर है दर्शन शास्त्र है, यह मित्रों ध्यान रखिएगा, यह संस्कृत के दृश्य धातु से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है देखना, साक्षात्कार करना, किसी भी तत्व के अंतरतम बिंदुओं को देख लेना, किसी भी समस्या के गहन पक्षों को देख लेना। अर्थात ऐसे पक्ष जो सामान्य रूप में पकड़ में ना आते हो वहां तक पहुंच कर लेना, इस ऐसी विधा को हम दर्शन कहते हैं। तो आप देखते हो जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वह दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साक्षात्कार करना, जिसका अर्थ होता है मित्रों देखना। एक चीज आप समझ लीजिएगा, जो भी दर्शन शास्त्र पढ़ता है, अगला आदमी जो नहीं पढ़ा है वह यह समझ लेता है कि यह केवल आत्मा, परमात्मा, जगत, चिंतन, मनन इसी में डूबा हुआ है। दर्शन शास्त्र को थोड़ा वो दूसरे रूप में देखता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, दर्शन शास्त्र केवल आप कह सकते हैं ईश्वर, जन्म, मरण, मोक्ष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र एक ऐसी विधा है, ज्ञान की एक ऐसी विधा है जो जीवन के किसी भी भाग में उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसी विधा है जो समस्या के अंतरतम बिंदुओं का साक्षात्कार करा देती है, समस्या के दुरूह पक्षों की ज्ञान करा देती है,
समस्या के उन पहलुओं का दर्शन करा देती है जिसका समाधान कर देने से समस्या का निराकरण हो जाता है। इसीलिए दर्शन शास्त्र दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साक्षात्कार करना, देखना, समस्या के गूढ़ पक्षों को देख लेना, जान लेना, तत्व के अंतरतम बिंदुओं का साक्षात्कार कर लेना। इस तरह से मित्रों, दर्शन शास्त्र ज्ञान की वह विधा है जो किसी भी तत्व के अंतरतम बिंदुओं को देख सकता है, समस्या के गहन पहलुओं को देख सकता है, ताकि समस्या का प्रभावी समाधान हो जाए। तो इस तरह से आपने भारतीय संदर्भ में, मतलब संस्कृत के संदर्भ में दर्शन का अर्थ आपने देखा, और उसमें पाश्चात्य दार्शनिकों के अंग्रेजी के अर्थ में, फिलॉसॉफी के अर्थ में आपने दर्शन को देखा। तो दोनों के दो आचरण हमारे सामने आ गए। एक ने मानसिक व्यायाम के रूप में फिलॉसॉफी को स्वीकार किया, दूसरे ने समस्या के अंतरतम बिंदुओं को समझने के लिए, जिससे समस्या का प्रभावी समाधान हो जाए, इसके लिए दर्शन शास्त्र को स्वीकार किया। तो इस तरह से मित्रों ध्यान रखिएगा, इन दोनों के विजन अलग अलग हैं। अब हम लोग उस बिंदु की तरफ आते हैं जहां पर यह और क्लियर हो जाता है। ध्यान देना, दर्शन शब्द के दो, जो दर्शन विधा है मेरे पास, जो दर्शन शास्त्र है, इसके दो पक्ष होते हैं मित्रों। ध्यान से कड़ी दर कड़ी समझते चलेंगे ना तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया समझ जाएंगे। दर्शन शास्त्र की दो विधाएं हैं, एक को हम कहते हैं तत्व मीमांसा, दूसरे को हम कहते हैं ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा में ध्यान रखना मित्रों, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मरण, मोक्ष, अमरता, ये जो सारी चीजें जो हैं, ये सब तत्व मीमांसा के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखना, दर्शन के दो पक्ष होते हैं, पहला तत्व मीमांसा, दूसरा ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा को हम लोग देखते हैं क्या क्या उसमें विचारणी बिंदु होती है। उसमें आत्मा है विचारणी बिंदु, परमात्मा, जन्म, मरण, मोक्ष, अमरता, ये जो भी है सब के सब तत्व मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मित्रों ध्यान देना, ज्ञान मीमांसा में प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रामाण्य, ये जितनी भी चीजें होते हैं, अर्थात ज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उनकी मीमांसा की जाती है। मीमांसा का मतलब होता है विश्लेषण करना, मीमांसा का मतलब होता है विवेचना करना। तो जो ज्ञान से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी मीमांसा, उसकी विवेचना, उसका विश्लेषण ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। जबकि तत्व से संबंधित जितने भी पहलू हैं, चाहे वो आत्मा हो, परमात्मा हो, ईश्वर हो, जगत हो, जन्म, मरण, मोक्ष हो, इसकी जब हम विवेचना करते हैं, वो सब तत्व मीमांसा कहलाती है। तो आपके दिमाग में मित्रों छप गया होगा कि जो दर्शन शास्त्र है, इसके दो भाग हैं, एक तत्व मीमांसा है, एक ज्ञान मीमांसा है। तत्व मीमांसा वह भाग है जहां सिर्फ तत्व की विवेचना की जाती है, जहां आध्यात्मिकता का फ्लो बना रहता है। जैसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, मोक्ष क्या है, जगत क्या है। कहने का मतलब ये जो सारी विवेचना हम लोग करते हैं एग्जिस्टेंस के संदर्भ में, ऐसी विधा को हम तत्व मीमांसा कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, बहुत ही मार्केबल, बहुत ही उत्कृष्ट पक्ष माना जाता है, तत्व मीमांसा है। और ज्ञान मीमांसा का मतलब होता है ज्ञान की मीमांसा करना, ज्ञान की मीमांसा यहाँ हो रही है, ध्यान रखिएगा। और ज्ञान की मीमांसा में क्या होगा, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रामाण्य की विवेचना की जाती है। अभी हम आगे इसके अर्थ को आपको दिखाएंगे क्या क्या इसका अर्थ होता है। अभी इतना सा हम समझ लें कि ज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं, ठीक है, कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्जन कैसे होता है, ठीक है, ज्ञान की प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होगी, ज्ञान कितना यूजफुल है, ज्ञान कैसे आता है, क्या ये जन्मजात है, क्या ये अनुभव के आधार पर आता है, क्या ये समीक्षा से आता है। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि ज्ञान मीमांसा में ज्ञान से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा होती है, तत्व मीमांसा में तत्व से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा होती है। तत्व मीमांसा में आत्मा, परमात्मा, जगत, ईश्वर, ब्रह्म,
और जन्म मरण मोक्ष अमरता इन सब की विवेचना होती है। और ज्ञान मीमांसा में प्रमा प्रमेय प्रमाण प्रामाण्य इन सारी चीजों की विवेचना होती है। इस तरह से मित्रों दर्शन शास्त्र के दो पक्ष हो गए, एक तत्व मीमांसा हो गया, दूसरा ज्ञान मीमांसा हो गया। कंफर्म हो गया आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अब आगे आपको देखना है, उसमें थोड़ा निगाह में रखना है मित्रों कि जो दर्शन है, एक तो पाश्चात्य दर्शन है, एक पाश्चात्य जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, एक इंडियन फिलॉसफी है। तो ध्यान देना, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन जो है जिसको हम लोग इंडियन फिलॉसफी कहते हैं, भारतीय दर्शन, यह मित्रों तत्व मीमांसा पर बहुत अधिक बल देता है। मतलब तत्व मीमांसा को सुपर मानता है, तत्व मीमांसा पर सर्वाधिक बल देता है। लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन है जिसको हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, जो पाश्चात्य दर्शन है जिसको हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, यह ज्ञान मीमांसा पर बल देता है, ज्ञान मीमांसा पर बल देता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन में केवल तत्व मीमांसा की चर्चा होती है, ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य दर्शन में केवल ज्ञान मीमांसा की चर्चा की जाती है। नहीं, भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा की भी चर्चा होती है प्लस ज्ञान मीमांसा की भी चर्चा होती है। कहने का मतलब इसमें ज्ञान मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है और तत्व मीमांसा भी है। लेकिन मित्रों तत्व मीमांसा को सबसे पहले हम विवेचना करते हैं, सुपर मानते हैं, उसके बाद ज्ञान मीमांसा की विवेचना करते हैं। हम तत्व मीमांसा से ज्ञान मीमांसा की ओर चलते हैं। भारतीय दर्शन में कोई भी चिंतक हमेशा तत्व मीमांसा से ज्ञान मीमांसा की ओर चलने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है पहले वह तत्व की विवेचना करता है, उससे फिर वह ज्ञान का प्रकटीकरण करता है। लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन है मित्रों, ध्यान रखना, पाश्चात्य दर्शन में आप देख रहे हो कि ये ज्ञान मीमांसा पर ज्यादा बल देते हैं, ज्ञान मीमांसा से तत्व मीमांसा की ओर चलते हैं। कहने का मतलब ये लोग ज्ञान की विवेचना पहले करते हैं, अपनी ज्ञान की सीमा को समझ लेते हैं, उसके बाद ये तत्व मीमांसा की मतलब तत्व की विवेचना करते हैं। तो भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा की प्रबलता होती है, तत्व मीमांसा की पहले विवेचना होती है, उसके बाद ज्ञान मीमांसा की विवेचना होती है। जबकि पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में ज्ञान मीमांसा को ज़्यादा प्रबल मानते हैं, ज्ञान मीमांसा की प्रबलता होती है, उसके बाद तत्व मीमांसा की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात पहले ज्ञान मीमांसा की विवेचना की जाती है, ज्ञान की विश्लेषण किया जाता है कि ज्ञान कैसे होगा, किस प्रकार होगा, मानव के ज्ञान की सीमा क्या होगी, ज्ञान किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, कितने उपकरण हैं, तो पहले इसकी विवेचना होती है। उसके बाद ज्ञान मीमांसा की विवेचना करने के बाद वे तत्व मीमांसा की ओर चलते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, मैं अभी ऊपर भी पढ़ाया था कि वेस्टर्न फिलॉसफी में ज्ञान के प्रति प्रेम की विवेचना होती है। तो कहने का मतलब है ये शुरू से ही ज्ञान के लिए ही, ज्ञान के प्रति प्रेम के लिए ही फिलॉसफी को स्वीकार किए थे। ज्ञान के आप कह सकते हैं पिपासा को शांत करने के लिए दर्शन को स्वीकार किए थे, फिलॉसफी को लिए थे। और आप कह सकते हैं मानसिक व्यायाम के रूप में इन्होंने फिलॉसफी को स्वीकार किया था। तो ये शुरू से ही ज्ञान के प्रति प्रेम की तरफ इनका झुकाव था और दर्शन साक्षात्कार करना चाहता था, देखना चाहता था, समस्या के अंतरतम बिंदुओं को समझना चाहता था। और भारत में जो दर्शन है यह वास्तव में सबसे पहले आज उसमें तत्व की विवेचना करना चाहता है, तत्व मीमांसा को प्रबल मानता है, तत्व मीमांसा की विवेचना करता है। अर्थात आप देख रहे हो आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण मोक्ष अमरता इन सब की विवेचना करता है। उसके बाद वह ज्ञान मीमांसा की तरफ कदम बढ़ाता है, ज्ञान की सीमा को स्पष्ट करता है। और पाश्चात्य दर्शन में पहले ज्ञान की सीमा स्पष्ट कर दी जाती है, उसके बाद तत्व मीमांसा की जाती है। मीमांसा माने होता है मित्रों विश्लेषण, और ज्ञान का मतलब ज्ञान, ज्ञान का विश्लेषण। तत्व मीमांसा में मीमांसा का मतलब है विश्लेषण,
तत्व का मतलब है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मरण, मोक्ष। इसका मतलब हो गया यहाँ तत्व की मीमांसा है, यहाँ ज्ञान की मीमांसा है। भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा पहले है, उसके बाद ज्ञान मीमांसा है। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा पहले है, उसके बाद तत्व मीमांसा है। कन्फर्म हो गया मित्रों? पूरी तरीके से आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कन्फर्म हो गया कि जो फिलॉसफी है ये फिलास एंड सोफिया से मिलकर बना है। फिलास का अर्थ होता है प्रेम, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम। और मित्रों ये पाश्चात्य अवधारणा है, अंग्रेजी में चूंकि दिया भी गया है, जिसको आप कहते हो कि यह पाश्चात्य अवधारणा है, पाश्चात्य संकल्पनाएं। और दर्शन शास्त्र, दर्शन शब्द जो है संस्कृत के दृश्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है साक्षात्कार करना, देखना, समस्या के अंतरतम बिंदुओं को समझना, उसके दुरूह पक्षों को देख लेना ताकि समस्या का समाधान हो जाए। तो यह जो दर्शन है, साक्षात्कार करने की बात आ रही है, तो ये सबसे पहले तत्व का साक्षात्कार करते हैं, तत्व को समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्लियर कर लेने के बाद, उसकी मीमांसा कर लेने के बाद, विश्लेषण कर लेने के बाद तब ज्ञान की तरफ चलते हैं। तब बताते हैं कि ज्ञान की सीमा कितनी है, कहाँ तक तथ्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसा फर्स्ट है, उसके बाद ज्ञान मीमांसा है। ये लोग पहले तत्व की विवेचना करते हैं तब ज्ञान की तरफ जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन में यहीं से क्लियर है ज्ञान के प्रति प्रेम, इसलिए ज्ञान मीमांसा वो पहले मानते हैं, पहले उसकी विवेचना करते हैं, फिर तत्व मीमांसा की तरफ चलते हैं। तो मित्रों इस तरह से आपने देखा और ये आप समझ गए कि कैसे प्रक्रिया चल रही है। अब आगे आपको देखना है भारतीय दर्शन में मित्रों एक बड़ी चर्चा रहती है कि आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। आप ध्यान रखिएगा, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन की जब भी चर्चा कभी आती है तो आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन की परिभाषा कई प्रकार से होती है। कुछ विचारक कहते हैं कि ऐसे दर्शन के ऐसे संप्रदाय जो ईश्वर को मानते हैं आस्तिक है, जो ईश्वर को मानते नहीं है नास्तिक है। कुछ कहते हैं दर्शन के ऐसे संप्रदाय जो जन्म, मरण, मोक्ष को स्वीकार करते हैं आस्तिक है, जो नहीं मानते नास्तिक है। कुछ कहते हैं दर्शन के ऐसे संप्रदाय जो वेद को मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, भारत में जो दार्शनिक संप्रदाय की विवेचना की गई है वह इसी आधार पर किया गया है, अर्थात वेद की प्रामाणिकता, मतलब वेद की प्रामाणिकता, वेद की प्रामाणिकता को ही ध्यान में रख करके, प्रामाणिकता को ही ध्यान में रख करके दो भागों में बांटा गया है। एक ग्रुप आस्तिक दर्शन का है, दूसरा ग्रुप नास्तिक दर्शन का है। तो मेरे कहने का मतलब भारतीय दर्शन में दो प्रकार के दर्शन हो गए, एक आस्तिक दर्शन हो गया और एक नास्तिक दर्शन हो गया। आस्तिक और नास्तिक मित्रों ध्यान रखना, मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूं, यहां उसका अर्थ ईश्वर को मानने या न मानने से नहीं है, बल्कि यहां उसका अर्थ है कि वह वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। ध्यान देना, जो वेद को प्रामाणिक मानता है, वेद को ज्ञान का आदि स्रोत स्वीकार करता है, वह आस्तिक दर्शन कहलाता है। आस्तिक दर्शन कहलाता है जो वेद की प्रामाणिकता को खारिज कर देता है, अर्थात उसे स्वीकार नहीं करता, वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ आस्तिक और नास्तिक जो दो भाग रखे गए हैं उसका आधार है वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार न करना। तो जो ऐसे संप्रदाय, भारतीय दर्शन के ऐसे संप्रदाय जो वेद की प्रामाणिकता को मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। कन्फर्म हो गया मित्रों? तो अगर हम वेद के आधार पर, वेद की प्रामाणिकता के आधार पर हम आस्तिक और नास्तिक के दो भाग कर दें तो आस्तिक में मित्रों 6 संप्रदाय आते हैं, नास्तिक में 3 संप्रदाय आते हैं।
आस्तिक में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 आस्तिक संप्रदाय के हैं। नास्तिक संप्रदाय में चार्वाक, बौद्ध, जैन, अर्थात चार्वाक दर्शन, अगर आप पूरा यहां लिखें तो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये क्या है? ये सब के सब नास्तिक है मित्रों। और ये जो 6 हैं यहां पे सबके सब आस्तिक हैं और ये लोग वेद को मानते हैं। ध्यान रखना मित्रों, ये वेद को मानते हैं, ये वेद को नहीं मानते, अर्थात ये वेद को खारिज कर देते हैं, ये वेद को स्वीकार करते हैं। चूंकि हमारे यहाँ आस्तिक और नास्तिक दर्शन मानने के कई अर्थ होते हैं, जैसे ईश्वर को मानते हैं तो आस्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते तो नास्तिक हैं, जन्म मरण बंधन मोक्ष को मानते हैं तो आस्तिक है, नहीं मानते तो नास्तिक है, वेद को मानते हैं तो आस्तिक है, नहीं मानते तो नास्तिक है। लेकिन मित्रों, जो क्लासिफिकेशन यहाँ किया गया है वह ईश्वर या ईश्वर को मानने न मानने से कोई मतलब नहीं है, जन्म मरण मोक्ष से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेद की प्रामाणिकता को माना गया है। अगर वेद को जो प्रामाणिक मानता है वह आस्तिक दर्शन कहलाता है, जो वेद को प्रामाणिक नहीं मानता वह नास्तिक दर्शन कहलाता है। इस तरह से मित्रों, हमें पूरा विश्वास है कि आप भारतीय दर्शन के चित्र और उसके सारे बेसिक चीज़ों को समझ गए होंगे। अब मित्रों, हम सीधे अपने टॉपिक की तरफ आना चाहते हैं जो हमारे कोर्स में रखा गया है। लेकिन इतना समझाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप भारतीय तर्कशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तब आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, कहीं आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे। वही हाल है, किसी तरह एग्जाम पास कर लेने की बात होगी, नहीं तो आप खुली चुनौती दे करके व्याख्या कर सकते हैं। तो खैर मित्रों, अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके जो कोर्स में रखा गया है उसी की तरफ अब हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपके कोर्स में जो रखे हैं वह मित्रों केवल प्रमाण मीमांसा को रखा गया है, जिसको आप ज्ञान मीमांसा कहते हो। कहने का मतलब है आपके यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में केवल ज्ञान मीमांसा को रखा गया है। ज्ञान मीमांसा को ही हमको चर्चा करना है। ज्ञान मीमांसा के भी पक्ष जो है मित्रों, इसको हम जैसे हमने कहा प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रामाण्य। आप अगर इसको देखना चाहेंगे तो प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। प्रमा शब्द जब भी हम बोलेंगे तुरंत आप रियलिस्टिक नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज, प्रमा जिसको हम कहते हैं यथार्थ ज्ञान। प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है ज्ञान के विषय, ज्ञान के विषय, विषय। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में कहते हो नॉलेज, यहां आप कहते हो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्ट ऑफ। ठीक है, अब आता है प्रमाण। प्रमाण आप कहते हो कि जिसको आप साक्ष्य मानते हो, प्रमाण साक्ष्य, इसको हम कहते हैं मीन्स ऑफ नॉलेज। आप मित्रों कहते नहीं हो, कोई बात मानने की होती है तो आप कहते हो प्रमाण दो हमको। कैसे आप सही कह रहे हो, आप प्रमाण दीजिए। तो जो प्रमाण आता है दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसको हम साक्ष्य कहते हैं। प्रामाण्य का मतलब होता है वैधता। ध्यान रखिएगा मित्रों, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज। तो मेरे कहने का मतलब हो गया कि यह यथार्थ ज्ञान को, प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, प्रमेय का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के विषय।
प्रमाण का मतलब होता है जिसको साक्ष्य कहते हो, साधन कहते हो, मीन्स ऑफ नॉलेज। इसको आप साधन के रूप में भी बोल सकते हो, साधन के रूप में भी बोल सकते हो। प्रामाणिक का मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, वैधता। तो इस तरह से हो गया कि जब हम लोग अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ज्ञान की वह विधा जिसमें प्रमा, प्रमेय, प्रमाण, प्रामाण्य इनकी चर्चा हो, उसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अब मित्रों ध्यान देना, जो आपके कोर्स में रखा गया है, कभी कभी लोग कहते हैं, पेपर में आता है, दे दिया यथार्थ ज्ञान है, ए प्रमा, बी अप्रमा, सी में है A+B बोथ, डी नन ऑफ दिस। आपसे पेपर में पूछ लिया कि यथार्थ ज्ञान कौन है, आप क्या करेंगे? तुरंत प्रमा को भरेंगे। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, रियल नॉलेज, ठीक है। अप्रमा का मतलब होता है अयथार्थ ज्ञान, ध्यान रखना, अयथार्थ ज्ञान। और प्रमा का मतलब हो गया यथार्थ ज्ञान। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यथार्थ ज्ञान, जब भी हम लोग प्रमा शब्द की बात करेंगे उसका अर्थ यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है रियलिस्टिक नॉलेज, का मतलब होता है जो चीज जैसे है उसको उसी रूप में आप प्ले करिए। अगर ये कलम ऊपर ब्लू है नीचे व्हाइट है तो हम इसको गुलाबी नहीं कह सकते हैं, जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में बोलिए, यह प्रमा कहलाता है। तो प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान, प्रमेय का मतलब ज्ञान के विषय, प्रमाण का मतलब साधन या साक्ष्य, प्रामाण्य का मतलब होता है वैधता। तो अगर कभी पेपर में आ जाए कि यथार्थ ज्ञान है, प्रमा, अप्रमा, प्रमेय, प्रामाण्य इस तरह से दे दे तो प्रमा को ही भरना है मित्रों, ध्यान से समझिएगा। लेकिन हमारे कोर्स में जो रखा गया है वह प्रमाण की चर्चा की गई है, क्योंकि हमारे यहाँ अनुमान प्रमाण पर सारे प्रश्न बनते हैं जिसमें हेत्वाभास सामने खड़ा होता है। हेत्वाभास से एक प्रश्न जरूर आप देखते हो कि एक प्रश्न जरूर हेत्वाभास में मिल जाता है, जिसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हेत्वाभास से एक प्रश्न जरूर आएंगे, कन्फर्म में आएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और प्रायः हर बार कभी न कभी भले गैपिंग हो जाए, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन आता है। कभी उसमें सत प्रतिपक्ष पूछ लेता है, कभी असिद्ध पूछ लेता है, ठीक है, कभी बाधित पूछ लेता है, और इस तरह से प्रश्न आपको बना देता है और आप परेशान हो जाते हो। आज आप देखिए कितना रोचक तरीके से मैं आपको समझाता चल रहा हूं मित्रों, कड़ी दर कड़ी समझिएगा, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हमको ना तो प्रामाण्य पढ़ना है, हमको ना प्रमेय की तरफ जाना है, हमको ना प्रमा पढ़ना है, हमको पढ़ना और पढ़ना केवल प्रमाण है। ध्यान रखिएगा, हमको ज्ञान के साधन पढ़ना है, प्रमाण को पढ़ना है, ज्ञान के साधन को पढ़ना है, लेकिन जानते रहना है कि प्रमा का मतलब यथार्थ ज्ञान, अप्रमा का मतलब अयथार्थ ज्ञान, प्रमेय का मतलब ज्ञान के विषय, प्रमाण का मतलब साक्ष्य आधार, प्रामाण्य का मतलब होता है वैधता। कन्फर्म हो गए? अब हम लोग प्रमाण की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझिएगा मित्रों। प्रमा को हमने छोड़ दिया, प्रमेय को हमने छोड़ दिया, प्रामाण्य को हमने छोड़ दिया, हमने पकड़ा किसको? प्रमाण को हमने पकड़ा है। अब प्रमाण की तरफ हम चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे भारतीय दर्शन, चूंकि मित्रों टॉपिक है भारतीय तर्कशास्त्र, पूरे भारतीय दर्शन में 6 प्रमाण स्वीकार किए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और मित्रों आपका टॉपिक इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है शब्द प्रमाण,
शब्द प्रमाण। चौथा है उपमान प्रमाण, उपमान प्रमाण। पांचवा है, आप देखते हो पांचवा जो टॉपिक में आता है अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। छठा आता है अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। अब मित्रों ध्यान दीजिए, अब हमको इधर से हट जाना है, हमारा पूरा ध्यान इसी पर केंद्रित करना है, पूरा ध्यान हमको इसी पर केंद्रित करना है। आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि प्रमाण। ध्यान दीजिए मित्रों, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब हो कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात जो चीज हमको दिखाई दे, जिस चीज का हमें सीधा अनुभव मिल जाए, हम उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ध्यान देना, जैसे ये कलम है मित्रों, समझिएगा, जैसे ये कलम है बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, सीधे ये हमारे अनुभव में आ रहा है, इसलिए हम ऐसे प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब जो सीधे दिखाई दे, ऐसे प्रमाण को हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। अनुमान प्रमाण का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का जो ज्ञान होता है, ठीक है। अर्थात आप कह सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वह प्रमाण है जो सीधे सीधे एकदम जो चीज दिखाई दे रही उसी के रूप में विषय वस्तु का ज्ञान करा दे रहा है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान कराता है। अनुमान प्रमाण से हम अप्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अप्रत्यक्ष ज्ञान हमको मिलता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। कहने का मतलब, आप देख रहे हो, जैसे आप कहते नहीं हो घर में झगड़ा होता है, मित्रों में झगड़ा होता है, और उसके बाद में कहीं पर भी जो साक्ष्य की चर्चा होती है, तो आप किस प्रमाण को सबसे ज्यादा महत्व देते हो बताइए? आप प्रत्यक्ष प्रमाण को देते हो। तुरंत आप कहते हो देखिए जब झगड़ा हो रहा था फला 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 प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि झगड़ा हो रहा था और रमेश ने सुरेश की पिटाई किया है। आप तुरंत कहते हैं कि रमेश ने सुरेश की पिटाई किया है, इसके लिए सीधा प्रमाण है, सभी लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। तो ऐसे प्रमाण को जिससे सीधा प्रत्यक्ष ज्ञान मिले उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे अनुमान प्रमाण का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का जो ज्ञान है, जिसे हम अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं, उसका जो साधन है उसे हम अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अनुमान होता है पीछे, मान मीन्स होता है ज्ञान, पीछे वाला ज्ञान, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद वाला जो ज्ञान है उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष ज्ञान को दिलाने वाला जो प्रमाण है वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। कन्फर्म हो गया। अब आया शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब होता है जहां आप देख रहे हो, जहां पर ग्रंथ, ईश्वरीय वचन, वेद आदि को प्रामाणिक, आदि आप कह सकते हैं स्रोत के रूप में हमारे सामने आते हैं, अर्थात ऐसा ज्ञान करा देते हैं, या आप कह सकते हो कि जो ईश्वरीय वाणी से जो ज्ञान प्राप्त होता है, या जो वेद से हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो तमाम ग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से जो हमको वांग्मय से जो हमें ज्ञान मिलता है, वह किस प्रकार के प्रमाण से मिलता है? शब्द प्रमाण से। जैसे आप कहते हो कि मुझे आकाशवाणी हुई और उससे मुझे जानकारी मिली, मैंने वेद का अध्ययन किया उससे मुझे जानकारी मिली, मुझे रात में ईश्वरीय वचन सुनाई दिया उससे मुझे ज्ञान मिला। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब जो ईश्वरीय वचनों से
और उसमें वेदों से इनसे जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उसको हम लोग कहते हैं शब्द प्रमाण। अर्थात ये जो ईश्वरीय वचन हैं, जो वेद हैं, ये शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। और आप देखते हो कि जो धर्म ग्रंथ, इसको जैसे ग्रंथ में आप लिख सकते हैं धर्म ग्रंथ के रूप में, तो जैसे हमें धर्म ग्रंथों से जो जानकारी मिली, ईश्वरीय वचन से जो ज्ञान हमको मिला, वेद से जो ज्ञान मिला, वह ज्ञान शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये जो अगर मैं कहूँ मैंने धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया, मुझे ज्ञान मिला, तुरंत दूर खड़ा हुआ व्यक्ति कहेगा भैया किस प्रमाण के अंतर्गत आता है, तुरंत शब्द प्रमाण हो जाता है। ईश्वरीय वचन शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है, आकाशवाणी शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है। तो इस तरह से वेद की प्रामाणिकता शब्द प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना, ये सब शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं जहां हम ऐसे चीज को स्वीकार करते हैं जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध रहती है। आया उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण का मतलब होता है बिल्कुल तुलनात्मक ज्ञान, या आप कह सकते हैं सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान। इसको हम लोग कहते हैं सादृश्यता के आधार पर ज्ञान। ध्यान रखिएगा मित्रों, सादृश्यता के आधार पर ज्ञान। सादृश्यता के आधार पर ज्ञान का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होता है जैसे अगर हम कोई चीज पहले से देखें हैं, ध्यान से बात हमारी समझिएगा, अगर कोई भी चीज हम पहले से देखें और कहीं घूमने जाएं, अगर उसी तरह की वस्तु फिर हमको दिखाई दे तो दोनों में समानता को ध्यान में रखते हुए उस विषय वस्तु का हम ज्ञान कर लेते हैं। जैसे हमारे घर गाय है, हम डेली उठते बैठते आते जाते गाय को देख रहे हैं, पता लगा हम अपने मित्रों के साथ जंगल में टहलने चले गए और वहां मुझे एक ऐसा जानवर दिखाई दिया जो हूबहू मेरे गाय की तरह से ही दिखाई दिया, ठीक है, और हम लोग उसको नील गाय के रूप में पहचान गए, जंगली गाय के रूप में पहचान गए। जो हिरन की प्रजाति होती है हम लोग उसको नील गाय की संज्ञा देते हैं। सेम उसी तरह के सारी चीजें हमको दिखाई दी, जैसे घर पर गाय को हम देखते हैं उसी तरह से जंगल में हमने देखा। हमने दोनों की समानता की तुलना की और तुरंत हम उस जानवर का ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो कहने का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को पहले से देखे हों और कहीं जाएं, कोई ऐसी वस्तु हमारे सामने आ जाए जो पहले से देखी हुई विषय वस्तु से काफी समानता रखे, तब हमें विषय वस्तु से जो ज्ञान मिलता है। अर्थात मित्रों, समानता के आधार पर, सादृश्यता के आधार पर जो ज्ञान हमें मिलता है उसे हम उपमान प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात ऐसा ज्ञान उपमान प्रमाण से हमको प्राप्त होता है। अर्थापत्ति प्रमाण का मतलब होता है दो विरुद्ध कोटिक अनुभव का ज्ञान। ध्यान रखिएगा, दो विरुद्ध कोटिक अनुभव का ज्ञान। दो विरुद्ध कोटिक अनुभव, आप ध्यान रखिए, इसको हम टा बना देते हैं। दो विरुद्ध कोटिक अनुभव कहने का मतलब मित्रों ध्यान दीजिए, जहां दो बातें परस्पर विरोधाभासी होती हैं, वह जिस प्रमाण से ज्ञान प्राप्त हो जाता है वहां पर उसे हम अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। क्या मैंने बोला? जहां पर दो कथन परस्पर विरोधाभासी हो, जहां पर दो अनुभव परस्पर विरोधाभासी हो, अर्थात दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बेमेल दिखाई देते हो, अगर वहां हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसे प्रमाण को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि रमेश दिन में नहीं खाता है फिर भी मोटा है, ध्यान देखिएगा मित्रों, अगर मैं बोलूं, मैं अगर लिखूं, उदाहरण में दे रहा हूं, रमेश दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है, मित्रों आप ध्यान दीजिए, रमेश दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है।
ये तो बड़ा परस्पर विरोधाभासी है कि भगवान ये दिन में खाता भी नहीं है, इसको कोई भोजन करते हुए नाश्ता लेते हुए देखता भी नहीं है, और फिर भी पूरा मोटू पहलवान बना हुआ है। आप बताइए दोनों विरुद्ध कोटिक अनुभव हैं कि नहीं है? ये दोनों विरुद्ध कोटिक कथन है कि नहीं है? विरुद्ध कोटिक का मतलब है दो अलग अलग विरोधी कोटियों वाला। विरुद्ध कोटिक अर्थात विरोधाभास दिखाई दे रहा है। रमेश दिन में नहीं खाता, अर्थात कोई उसको नाश्ता करते भोजन करते नहीं देखा, फिर भी मोटा है। एक तरफ मोटा है, एक तरफ दिन में नहीं खाता। तो मेरे कहने का मतलब जहां पर दो विरुद्ध कोटिक बातें हों, जहां दो परस्पर विरोधी अनुभव हों, उनके बीच समाधान ढूंढने के लिए जिस प्रमाण का यूज किया जाता है उसे अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ मित्रों हम कल्पना कर लेते हैं कि रमेश दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा है, नो डाउट वह रात में जरूर खाता होगा। कहने का मतलब हम यहाँ कल्पना कर लेते हैं कि वह दिन में तो नहीं खाता फिर भी मोटा है, इसका मतलब है कि वह रात में जरूर खाता है, अर्थात रात में जरूर खाता है। जो हमने इस समस्या का समाधान ढूंढा है वह अर्थापत्ति प्रमाण के अंतर्गत आता है। अनुपलब्धि प्रमाण का मतलब होता है मित्रों यहाँ अभाव का ज्ञान होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बिल्कुल अभाव का ज्ञान होता है, अर्थात कोई वस्तु जब नहीं होती उसका हम ज्ञान करते हैं, अभाव का ज्ञान करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कमरे में आए और कमरे में मैंने देखा कि मेरा बैग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम कमरे में आए और मैंने देखा कि कमरे में हमारा बैग नहीं है, तो बैग की अनुपस्थिति का ज्ञान अर्थात किसी भी वस्तु का अपने अधिकरण में अनुपस्थित होने का जो ज्ञान कराता है उसे अनुपलब्धि प्रमाण कहते हैं। अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है। अर्थापत्ति प्रमाण से दो विरुद्ध कोटिक अनुभव की समस्या का समाधान होता है, अर्थात आप कह सकते हैं, यहाँ पूरा वाक्य लिख सकते हैं, विरुद्ध कोटिक अनुभव का समाधान होता है या उसका समन्वय किया जाता है, और अनुमान उपमान प्रमाण में सादृश्यता पर ध्यान दिया जाता है। शब्द प्रमाण में धर्म ग्रंथ ईश्वरीय वचन वेद पर ध्यान दिया जाता है। अनुमान प्रमाण में अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस तरह से मित्रों भारतीय तर्कशास्त्र में, भारतीय ज्ञान मीमांसा में 6 प्रमाण माने गए हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण, 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं। लेकिन मित्रों इसमें घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल चिंतित नहीं होना है। आपको पढ़ना और पढ़ना केवल किसको है? अनुमान प्रमाण को पढ़ना है। कहने का मतलब न तो प्रत्यक्ष पढ़ना, न शब्द पढ़ना, न उपमान पढ़ना, न अर्थापत्ति, न अनुपलब्धि नहीं पढ़ना है, लेकिन ध्यान देना जानना है। मान लीजिए पेपर में दे दिया कि रमेश जंगल में जा रहा था, वहां पर वह अपने घर पर स्थित गाय के समान एक दूसरा जानवर देखता है और उसके बारे में निर्णय कर लेता है कि यह नील गाय है। बताएं अधोलिखित में से रमेश को किस प्रमाण के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है? जब मित्रों आप नहीं जानोगे इन सबको तो उत्तर नहीं दे पाओगे, नहीं तो तुरंत मारोगे उपमान प्रमाण। क्यों? क्योंकि सादृश्यता के आधार पर ज्ञान हुआ है। मान लीजिए कह दिया कि रमेश के कमरे में उसका बैग नहीं था। बैग की अनुपस्थिति, बैग के अभाव का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? तब आप फंस जाओगे। यहां आप जानते रहोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन कर लेंगे, सीधे भर देंगे अनुपलब्ध प्रमाण। तो इस तरह से मित्रों इन 6 प्रमाणों को याद रखिएगा कि भारतीय ज्ञान मीमांसा, भारतीय तर्कशास्त्र में ये 6 प्रमाण माने गए हैं और इसमें भी हमको अनुमान प्रमाण की तरफ चलना है जो आपके सटीक कोर्स के अंतर्गत रखा गया है। आइए हम सीधे चलते हैं अनुमान की तरफ। अनुमान, ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको तोड़ दीजिए। अनुधन मान,
ठीक है। इसका अनुमाने पीछे, मान मीन्स ज्ञान, अर्थात पश्चातवर्ती ज्ञान, मतलब बाद में जो ज्ञान होता है, पश्चातवर्ती ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान। अर्थात आप कह रहे हो पश्चातवर्ती ज्ञान, अनुमाने पीछे, मान मीन्स होता है ज्ञान, पीछे वाला ज्ञान, अर्थात जो पीछे का ज्ञान है, पश्चात ज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं अन्य नामों से मित्रों, इसको हम लोग अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अनुमान का अर्थ क्या हो गया? पश्चातवर्ती ज्ञान। अनुमान का अर्थ क्या हो गया? अपरोक्ष ज्ञान। अनु मीन्स होता है पीछे, मान मीन्स होता है ज्ञान। तो पीछे का ज्ञान अर्थात पश्चातवर्ती ज्ञान। अब इसके अंतर्गत मित्रों ध्यान देना, अनुमान का जो बेसिक चीज है वह हम आपको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। अनुमान एक तो मित्र होते हैं, तत्व कौन कौन से होते हैं? एक जो प्रक्रिया है उसको हमको देखना है। तत्व में कई आते हैं, प्रक्रिया में भी कई आते हैं। तत्व में आते हैं पक्ष, साध्य, हेतु, पक्षधर्मता, पक्षधर्मता, सपक्ष, विपक्ष, ये सब किसमें आते हैं? तत्व के रूप में आते हैं। परामर्श। और प्रक्रिया में मित्रों ध्यान रखिएगा, प्रतिज्ञा, 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 हेतु, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हेतु, व्याप्ति, उपनय, निगमन। हेतु, व्याप्ति, इसी को मित्रों ध्यान रखिएगा। उदाहरण, उपनय, निगमन, ये सारे पक्ष आते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं और ये सारे तत्व के रूप में हमारे सामने होते हैं। और इसमें आपको एक एक चीज़ों को समझना होगा, तभी आप हेत्वाभास को समझ पाएंगे। अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझे तो आप हेत्वाभास को नहीं समझ सकते हैं। जैसे मैं इसमें कुछ चीज़ों को आपको समझाता चल रहा हूँ, उसके बाद उन चीज़ों को आप देख लेंगे। जैसे कथन है मित्रों, मैं कथन लिख दे रहा हूँ और बेसिक चीज़ों को फिर समझाता हूँ। जैसे प्रतिज्ञा में है, आप देखते हो सीधे दिया रहता है पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, धुआं है। अब उदाहरण में दृष्टांत देना है, जहां जहां
धुआं होता है वहां आग होती है। अब इसमें देखें, पर्वत पर धुआं है, पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। ठीक है मित्रों, एक एक चीज को हम समझाएंगे आपको। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आप तो देख करके घबरा जा रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ आकर के हम लोग फंस गए। क्योंकि भारतीय तर्कशास्त्र रखा गया है मित्रों, और रीजनिंग तो आप काफ़ी दिनों से पढ़ते रहते हैं। थोड़ा भारतीय रीजनिंग आपको देखना है, भारतीय तर्कशास्त्र देखना है। इसमें कुछ शब्दावलियां हैं, जब तक उन शब्दावलियों को हम समझेंगे नहीं तब तक मित्रों ध्यान रखिएगा वो बात हमारे सामने नहीं आ सकती है, वो चीज़ें हम क्लियर नहीं कर सकते, आप पकड़ नहीं पाओगे। हमने कहा, बहुत फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, हमने कहा अनुमान दो शब्द से मिलकर बना है, अनुधन मान, पीछे ज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं अनुमाने पीछे, ज्ञान मान मीन्स ज्ञान, पश्चातवर्ती ज्ञान जो बाद में ज्ञान होता है, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान, जिसे हम कौन सा ज्ञान कहते हैं, अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद जो ज्ञान मिलता है उसे हम अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो अनुमान का अर्थ हो गया अपरोक्ष ज्ञान, अनुमान का अर्थ होता है पश्चातवर्ती ज्ञान, अनुमान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद का ज्ञान। कंफर्म हो गया। अब अनुमान में दो चीजें पढ़ना है, एक तो तत्व को पढ़ना है, एक प्रक्रिया को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, तत्व में हम लोग पक्ष देखेंगे, साध्य देखेंगे, हेतु देखेंगे, पक्षधर्मता देखेंगे, सपक्ष देखेंगे, विपक्ष देखेंगे, परामर्श देखेंगे। और पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, इसमें हम लोग प्रतिज्ञा देखेंगे, हेतु देखेंगे, व्याप्ति उदाहरण देखेंगे, उपनय देखेंगे, निगमन देखेंगे। आप ध्यान रखना मित्रों, इनको रटना नहीं है, केवल थोड़ा सा आप जोश भर करके समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से आप समझ ले जाएंगे। देखिए, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, वहीं से इसको हम यहां समझाना शुरू करते हैं। इसी में से एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे मित्रों लिखा हुआ है पर्वत पर आग है। मेरी बात को पकड़िएगा। पक्ष का मतलब होता है, इसकी परिभाषा होती है ऐसा आश्रय जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाए। साध्य का मतलब होता है जिसे सिद्ध करना होता है। जैसे साध्य का मतलब है जिसे सिद्ध करना है। पक्ष का मतलब होता है वह आश्रय जिस पर साध्य को सिद्ध करना है, साध्य को सिद्ध करना है। ध्यान देखना मित्रों, हम एक उदाहरण लेते हैं इसी पर। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, पहाड़ में इसी में आग जल रही है और ऊपर ये धुआं निकल रहा है। ध्यान से समझिएगा, हमको कह रहा है पर्वत पर आग है। यहां मित्रों आग को सिद्ध करना है। किस पर सिद्ध करना है? पर्वत के ऊपर हमको सिद्ध करना है। ध्यान से बात मेरी पकड़िएगा। पर्वत पर आग है, इसका मतलब है जैसे कोई हमसे कहा कि सर जी पर्वत पर आग है, तो यहां हमको सिद्ध करना है कि आग पर्वत पर है, अर्थात यह जो आग है ये पर्वत पर निश्चित रूप से है। तो मैंने क्या बोला? पक्ष क्या है? वह आश्रय जिस पर साध्य को सिद्ध किया जाता है।
साध्य किसे कहते हैं? जिसे सिद्ध करना होता है। तो मुझे आग को सिद्ध करना है, और किस पर सिद्ध करना है? पर्वत पर सिद्ध करना है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये आग जो है ये सिद्ध हो गया साध्य, इसको कहते सिद्ध नहीं साध्य कहते हैं। आग साध्य हो गया और पर्वत जो है वह पक्ष हो गया। अब मैं आपसे अगर पूछूंगा पर्वत पर आग है, आग क्या है, तो आप कहेंगे सर आग को तो सिद्ध करना है इसलिए वह साध्य हो गया। आग को किस पर सिद्ध करना है? पर्वत पर सिद्ध करना है, इसलिए पर्वत आश्रय हो गया। कहने का मतलब पर्वत वह आश्रय है जिस पर आग को सिद्ध करना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो इसलिए पर्वत पक्ष हो गया, आग साध्य हो गया। अब एक चीज आगे देखना है, कैसे आप बताओगे? जैसे मान लीजिए खूब बड़ा सा पहाड़ है, उसके ऊपर आग है, आप भी हो हम भी हैं। हमने कहा कि बेटा ये बताओ पर्वत पर आग है, सिद्ध करो। आप कैसे सिद्ध करोगे? क्या पर्वत पर चढ़ करके देखोगे आग है? नहीं, आप इधर उधर झांकोगे, देखोगे, सोचने की कोशिश करोगे। आपको अगर धुआं दिखाई देगा, खूब तेजी से उठता हुआ धुआं दिखाई देगा, तब आप पकड़ लेंगे गुरुजी पर्वत पर आग जरूर है। क्योंकि जहां जहां धुआं होता है, ध्यान रखिएगा, वहां आग जरूर होती है। इसलिए अब यहां सामने आ गया हेतु। हेतु का मतलब होता है क्योंकि वहां धुआं है। ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब पक्ष आश्रय हो गया जिस पर साध्य को सिद्ध करना, और साध्य जिसे सिद्ध करना है जैसे आग। तो आग हो गया मित्रों साध्य, पर्वत हो गया पक्ष, और अब आप कह रहे हो क्योंकि वहां धुआं है। धुआं को देख करके आप आग को पर्वत पर होना सिद्ध कर रहे हो। ऐसी दशा में धुआं देख करके आप बता दिए कि आग पर्वत पर है। अब धुआं क्या है? साक्ष्य है। धुआं क्या है? हेतु है। इसलिए मित्रों धुआं को हम लोग हेतु कहते हैं, आग को साध्य कहते हैं, पर्वत को पक्ष कहते हैं। कहने के मतलब जब भी कभी बात आए तो आगे हम जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें कभी कभी पेपर में आपके बन सकता है कि पर्वत पर आग है, कौन पक्ष है, कौन साध्य है, कौन हेतु है। अभी मित्रों 3 ही आज सीखिएगा, नीचे वाला छोड़ दो, बहुत आसान है, कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज इसको इतना सीख लो। पक्ष का मतलब होता है ऐसा आश्रय जिस पर वह वस्तु मौजूद है जिसे मुझे सिद्ध करना है। साध्य का मतलब होता है वह वस्तु जिसे मुझे आश्रय पर सिद्ध करना है। तो साध्य हो गया आग, और पर्वत हो गया आश्रय, हेतु हो गया धुआं। आप समझिएगा पर्वत पर आग है, इसको हम सिद्ध करेंगे तब जब हम धुआं को देखेंगे। तो मित्रों आग हो गया साध्य, पर्वत हो गया पक्ष, हेतु हो गया धुआं। इस तरह से पर्वत पर आग है, इसमें 3 चीज हैं, पक्ष भी है, साध्य भी है, हेतु भी है। अब आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक बनता है। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे पूरा रिवीजन कराते हुए। लेकिन मित्रों इसको आप स्क्रीनशॉट करके इसको थोड़ा सा स्टडी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इसी से हम बढ़ेंगे, तब हम हेत्वाभास की तरफ पहुंचेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 ही वीडियो में आपके दोनों कंफर्म हो जाएंगे। एक तो आज पहला वीडियो बना रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा टॉपिक हम कवर कर लेंगे, इसलिए उसमें आप बिल्कुल चिंतित मत होइएगा। आज जहां तक मैंने पढ़ाया है आप वहीं तक इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपको थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।